ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 8वें चरण के मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज 35 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण समाप्त हुआ और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी 294 विधानसभा सीटों के राज्य का मतदान पूरा हुआ। 1 महीने तक चले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक गहमागहमी के साथ साथ चुनाव पर पड़े कोविड महामारी के प्रभाव को भी देखा। मिस्टर प्रसाद, अगर हम इस बार पश्चिम बंगाल में बने राजनीतिक दलों के धड़ों को देखें तो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और संयुक्त मोर्चे के तहत वाम दलों, इंडियन सेक्युलर फ्रंट जैसे दलों के साथ कांग्रेस को देखा गया। तो ऐसे कुछ राजनीतिक समीकरण हमने देखे। तो आप इस पूरे चुनाव में बने इस तरह के समीकरण और इससे उपजे राजनीतिक घटनाक्रमों का विश्लेषण किस तरह से करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हालांकि इस वक्त चुनाव में जो आज संपन्न हो गया है उसमें 3 धड़े थे। खासकर वहां की जो सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ जो पूरे जोर से और ताकत से उतरी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को शायद 2019 के चुनाव के परिणाम लोकसभा से काफी उनको बल मिला और वही वजह है कि वो पूरी ताकत के साथ उतरे हैं कि उनको लग रहा है कि ये सबसे अच्छा उनके सामने अवसर है जब वो वहां पे सत्ताधार दल को दरकिनार करके सत्ता हासिल कर पाएगी। और यही वजह थी कि हमने देखा कि काफी आक्रामक और काफी तीव्रता से कैंपेन भी चला। ये बात जरूर है कि तीसरा धड़ा जिसकी जिक्र आपने किया जो कि संयुक्त मोर्चा के नाम पे है, जो कि वाम दल सीपीआईएम की तरफ से जोड़ा गया था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट फुरफुरे जो कहते हैं वहां के, उनकी तरफ से ये हुआ था। हालांकि अगर आप देखें तो ममता बनर्जी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ दार्जिलिंग इलाके में अपना रखा था तालमेल, ताकि वहां पे वे उनके साथ चुनाव लड़े और उन्होंने तृणमूल ने अपने आप को वहां पीछे कर लिया था। बहरहाल अगर 294 सीट जो कि आज संपन्न हो गए 35 सीटों के बाद देखें तो मुख्यतः तो वाकई है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन पिछले 2 जो चरण हुए हैं, जिसमें कि पिछले बारी 7वां चरण और आज का जो 8वां चरण है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ, चूंकि वहां पे चाहे मुर्शिदाबाद और मालदा इस तरह के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगती हैं सीटें, वहां पे कांग्रेस और आईएसएफ या उनके साथियों का वर्चस्व माना जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला लेके चल रहे हैं। जी, अब थोड़ी कोविड महामारी के चुनाव पर पड़े असर की बात कर लें तो इस चुनाव में हमने कोविड के असर और उसकी चिंता को भी देखा। जो बाहरी चुनावी प्रचार है, इससे महामारी का प्रसार न बढ़े, इस संबंध में चुनाव आयोग को कड़े दिशा निर्देश भी जारी करने पड़े और परिणाम वाले दिन भी स्थिति नियंत्रित रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि कोविड के इसी दौर में विधानसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन इस बार की स्थिति का आप कैसे विश्लेषण करते हैं और जो चुनाव आयोग का रोल रहा इस पूरी महामारी को नियंत्रित रखने में और जो राजनीतिक रैलियां हैं उनको नियंत्रित रखने में, तो चुनाव आयोग के इस भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि जब चुनाव आयोग ने अपने घोषणा किया था कि पूरे इलेक्शन शेड्यूल का सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं बाकी 4 राज्यों और पुडुचेरियों को मिला के, उस वक्त एक माना जा रहा था कि भारत में ये महामारी का प्रकोप कम हुआ है और साथ ही साथ ये भी था कि वैक्सीन आ गई हैं, तो एक वो था कि वे कवच सामने है जनता के सामने और वैक्सीनेशन की वजह से भी काफी फर्क पड़ेगा। और आपको ज्ञात होगा चुनाव आयोग ने एक घोषणा की थी जब चुनाव के पूरे शेड्यूल का, उस वक्त मुख्य चुनाव आयोग ने ये कहा था कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि जितने पोल चुनाव के साथ जितने उनके साथी आएंगे जो चुनाव के कार्य में लगेंगे, उनको पहले इनोकुलेशन या उनको पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा ताकि वो सुरक्षित महसूस करें। बिहार के चुनाव अक्टूबर-नवंबर के आसपास हुए थे और तब भी कोविड का प्रकोप था। लेकिन अगर हम आज जैसे कहते हैं अंग्रेजी में बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट देखें तो शायद वो उस वक्त उसका वेव प्रकोप कम होता गया और जैसे कि अब आंकड़े हमें बताते हैं सितंबर के बाद से कर्व फ्लैट होता गया पैंडेमिक का भारत में और ये करीब करीब मार्च के आसपास फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो
मार्च के बाद अप्रैल में तो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ा। अब ये जरूर है कि कुछ विश्लेषण पिछले कुछ दिनों में हुआ है, कई अखबारों में छपा है कि रैलियों के साथ जिस तरह से या अलग अलग चरणबद्ध से जो चुनाव हुए हैं, वहां वेस्ट बंगाल में खासकर इस महामारी का प्रकोप बढ़ता गया है, इस तरह के कुछ आंकड़े निकले हैं। ये बात जरूर है क्योंकि ये आंकड़े छुपाए तो जा नहीं सकते, हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के पास इसकी रहेगी। चुनाव आयोग ने शुरुआत में भी काफी अपनी तरफ से एहतियातन बरते थे और लोगों को कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ये मान के भी चल रहे हैं कि चुनावी रैलियों के बीच में अगर लोगों ने प्रोटोकॉल, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जिसे कहा जाए, महामारी के दौरान जो खासकर 3 हमारे सामने रोज बताया जा रहा है, हर क्षण बताया जा रहा है कि हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, तो इसमें शायद कहीं ना कहीं ढिलाई हो गई थी, शायद लोगों ने अपना खुद ध्यान नहीं रखा। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। वजह ये है कि शायद जब लोगों को लगा कि अब इसका प्रकोप कम हो रहा है तो थोड़ा अपने से, जिसे कहते हैं कि गार्ड लोअर कर लिया और रैलियां होने लगी, तो लोगों को लगा कि अब सुरक्षित हैं, भाई सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि बिहार का एक अनुभव सबके साथ था। लेकिन ये जरूर है कि हमारे सामने जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं लोगों को। मेरे ख्याल से अब से लेकर आगे तक अगर हम देखें, और हर अथॉरिटी, हाँ चुनाव आयोग की बात, ये 2 दिन पहले उनकी टिप्पणी भी आई थी, स्टेट अथॉरिटीज खासकर जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत राज्यों के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उन पे ये दारोमदार है कि वो इस पे कंट्रोल करें, नियंत्रण, और खासकर वायलेशन हो। ये एक तरह से बहस छिड़ी है। मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत राय है कि अब से लेकर, चूंकि हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो हमसे कह रही है कि ये जो दौर है महामारी का कुछ दिन और रहेगा और शायद ये साल हमारे लिए सतर्कता पूरी तरह बरतना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग और तमाम सारी राजनीतिक पार्टी शायद कोई इस तरह का प्रोटोकॉल बना पाए कि इस तरह की महामारी में कैंपेन करना हो तो कौन सा एग्रीड प्रोटोकॉल हो, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी एक और प्रश्न, इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आपकी दृष्टि में कौन से अहम चुनावी मुद्दे रहे? क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी योजनाओं, अपने कामों को रख पाई? उधर जैसा कि आपने कहा कि भाजपा अपने लोकसभा के जो मत प्राप्त किया था उस आत्मविश्वास के साथ उतरी, तो किस तरह से वो तृणमूल कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी को अपने प्रचार द्वारा उजागर कर पाई? और अगर हम तीसरे धड़े की बात करें तो वो किस तरह से सामने आ पाया अपने मुद्दों को लेकर? मैं तीसरे धड़े से शुरू करूं। एक विडंबना थी तीसरे धड़े के सामने, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि तीसरे धड़े में वाम मोर्चा, खासकर सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस तो यहाँ तो साथ थे, लेकिन कई मील दूर दक्षिण के राज्य केरल में वो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो ये एक अजीब सी स्थिति सामने दर्शाई गई कि वहां तो आप एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और यहाँ एक दूसरे के साथ कर रहे, तो लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा देखा ही होगा। हाँ ठीक है, परिस्थितियां अलग हैं, केरल की परिस्थिति अलग मान के चलिए और बंगाल की परिस्थिति अलग मानिए, लेकिन उस परिस्थिति का जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आक्रामक जो उनका रवैया इसलिए रहा कि उनके सामने मुद्दे थे। वे 10 साल की एक सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे कि किन किन चरणों में काम नहीं हुआ। तो करप्शन का उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे वहाँ पे बेरोजगारी के ऊपर बात कही, और वहाँ पे जो चक्रवात आया आमफन, उसके जो रिलीफ वर्क्स को लेकर काफी सारी जो कंप्लेंट्स आई होंगी उस वक्त की, उसको उजागर किया। तो लोग ये जरूर है, लेकिन एक जो काफी अखबारों में और काफी सारे चैनलों में और काफी सारे जो वहां से निकल के आए हैं कि बंगाल में एक जो विकट समस्या है, एक तो वहां पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की समस्या है, आज से नहीं कई दशकों से वहां समस्या है इस चीज की, और उसके चलते वहां नौकरियों का आभास है। और आज का जो युवा है वो देख रहा है कि भाई हमको कोई अवसर मिले, हम आगे कैसे बढ़े, नौकरी हो, कोई और तरीके से हो। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह होगी, खासकर जैसे हम कहते हैं भारतीय राजनीति में युवाओं का काफी वर्चस्व है और 50% हमारा जो पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग है, तो उनके ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा। लेकिन एक फैक्टर जो बंगाल की राजनीति में जो ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश की गई, वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अपने नारे हैं और उनकी जो अपनी सोच है वो उनके खिलाफ प्रचार करती रही, और वो बंगाल की कल्चर के ऊपर वो ज्यादा उन्होंने अपना ध्यान दिया। उनके 10 साल के कार्यकाल के बारे में तो बताती नहीं। मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मन बनाया होगा, और 2 तारीख का इंतजार सबको रहेगा कि कैसे लोगों ने मतदान किया। मिस्टर प्रसाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो आज का चरण समाप्त हुआ है उस हवाले से पूरे चुनाव पर विस्तार से चर्चा की, विश्लेषण किया। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 8वें चरण के मतदान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।